हेलो प्यारे साथियों, सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी शिक्षा दीक्षा सुदृढ़ और सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ रही होगी। तो स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल द हिंदी वाइब पाठशाला पे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं जनसंचार, जिसे कहते हैं ना, शब्दों में ताकत है, विचार का विस्तार है। जनसंचार ही तो आज का सबसे बड़ा आधार है ना। हवाओं में तैरता बात स्क्रीन पर है, तस्वीर संसार ने ही लिखी है, अब तक की सब तस्वीर है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की ये क्लास तड़कती भड़कती जो है जनसंचार। तो उम्मीद करते हैं कि सभी लोग बने रहेंगे, ठीक है। और ये है आपका विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के पीजी के बच्चों के लिए जो हैं सेमेस्टर 2 के, है ना। पेपर है आपका 6, ठीक है साथियों। तो आज हम पेपर 6 का यूनिट 1 कवर करने वाले हैं। क्या कवर करने वाले हैं? यूनिट 1। तो उम्मीद करते हैं आप सभी बने रहेंगे और जितने भी विश्वविद्यालय हैं और जिनके भी सिलेबस में जनसंचार है उनके लिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं इस टॉपिक में? तो आज हम देखेंगे साथियों कि जनसंचार, है ना, जो हम लोगों का जनसंचार है, मास कम्युनिकेशन जिसे हम कहते हैं, उसके अर्थ को देखेंगे, परिभाषा देखेंगे, स्वरूप देखेंगे, विशेषता देखेंगे और उद्देश्य देखेंगे, है ना। इसका हम लोग विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं आज। तो अंत तक बने रहिएगा। और अगर हमारे चैनल द हिंदी वाइब पाठशाला पे आप अगर न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए तो आज हम शुरू करते हैं प्रस्तावना से, ठीक है। जो जनसंचार की प्रस्तावना है वहाँ से हम शुरू करते हैं। जनसंचार, है ना, आखिर में ये है क्या, बना कहाँ से, है ना। तो ये जो जनसंचार है, दो शब्दों का मेल है। कितने साथियों? दो शब्दों का मेल है। पहला जो है वो है जन, ठीक है। जन कहने का अर्थ है जैसे लोग होते हैं ना, मनुष्य होते हैं, ठीक है। तो वो एक दो की बात नहीं कर रहा है, विशाल जनसमूह की बात कर रहा है, यानी अनगिनत लोगों की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बात होती है संचार की। तो संदेश का आदान प्रदान, यानी जो हम लोग बातचीत करते हैं, हम अपनी बातें दूसरों तक पहुँचाते हैं, दूसरों की बातें हमारे तक आती, उसे संचार कहते हैं। उसकी बात की जा रही। तो जन संचार दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला जन, जन मतलब जो लोगों का समूह है, और संचार जो कम्युनिकेशन है, जो बातें वहाँ से यहाँ आती है, ठीक है, मास कम्युनिकेशन, तो उसे कहते हैं। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मास कम्युनिकेशन कहा जाता है, ठीक है साथियों। यहाँ तक उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आई होगी। चलिए इसके स्पष्टीकरण की बात करें तो जब कोई सूचना या संदेश किसी एक व्यक्ति तक सीमित ना रह करके एक साथ लाखों लोगों जन तक पहुंचाया जाता है तो वह जनसंचार कहलाता है। कहने का मतलब ये है साथियों, अगर आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो, ठीक है, अगर आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो तो वो तो सिर्फ आपस का वार्तालाप हो गया, है ना। लेकिन जनसंचार का ये अर्थ नहीं है। जनसंचार का अर्थ है कि पूरे समूह को सूचना देना है ना, ना कि सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड को, बल्कि पूरे समूह को सूचना देना है, ठीक है। किसे? पूरे समूह को पूरे कम्युनिटी को सूचना देना है। इसे कहते हैं जनसंचार। उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी कि जनसंचार किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो पॉइंट क्लियर है ना? अगर कोई डाउट है तो बताएं। चलिए यहाँ तक पॉइंट क्लियर है तो हम लोग आगे चलते हैं। कहते हैं इसकी जो प्रस्तावना है, मूल अवधारणाएं हम लोग देख लेते हैं। पहला देखिए, ध्यान से एकदम ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान से एकदम ध्यान दीजिएगा। जब हम किसी तकनीकी, है ना, या आंतरिक माध्यम के जरिए एक विशाल बिखरे हुए और अनजान जनसमूह से संवाद करते हैं तो उसे जनसंचार कहते हैं। जनसंचार किसे कहते हैं? जब हम किसी तकनीकी, है ना, या आंतरिक माध्यम से, कहने का तात्पर्य है जैसे आपके घर पे टीवी होगा, है ना, शायद मुझे टीवी बनाना ना आ रहा हो, लेकिन आपके घर पे क्या होगा? टीवी होगा, है ना। तो टीवी में क्या कर रहे हो आप? न्यूज़ वगैरह देख रहे हो, ठीक है, कोई न्यूज़ प्रसारण कर रहा है, उसके जरिए आप क्या कर रहे हो? समाज में या देश में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो सूचनाएं हैं वो आपके कानों तक पहुंच रही है, आप उसे विजुअली तरीके से देख पा रहे हैं। तो वो क्या है? तकनीकी के माध्यम से या आंतरिक माध्यम से,
है ना, कहाँ पहुंचाया जा रहा है, आपके पास, यानी मैकेनिकल तौर पे या टेक्नोलॉजी मीडियम के थ्रू, ठीक है। तो ये जो सूचनाएं एकदम विशाल, मतलब ऐसा थोड़ी आप टीवी में अगर न्यूज़ देख रहे हो तो आप अकेले देख रहे हो, नहीं, है ना, पूरे विश्व में जितने लोग हैं सभी के सभी देख रहे हैं, है ना। तो यही कहने का अर्थ है कि ये जो तकनीकी या आंतरिक माध्यम से पूरे विशाल जनसमूह में बिखरे हुए अनजान जनसमूह, मतलब अगर कोई न्यूज़ वाले किसी से बात करते हैं तो क्या वो उसे जानते हैं, क्या वास्तविक परिचय होता है, बिल्कुल नहीं होता, है ना। अनजान लोगों से जा करके वो वार्तालाप करते हैं और उस सूचना को पूरे देश में प्रसारित करते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं साथियों, उसे हम जनसंचार कहते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। जैसे मैंने यहाँ पे उदाहरण लिया है, ठीक है। अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो टेलीविज़न पर चल रहा लाइव क्रिकेट मैच या रेडियो पर प्रसारित होने वाला समाचार जिसे करोड़ों लोग एक साथ अलग अलग जगहों पर देख सुन रहे हैं, उसे हम जनसंचार कहते हैं, ठीक है। चलिए, जनसंचार किसे कहते हैं, बिल्कुल एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसकी आधुनिकता की बात करें, है ना, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में, मतलब आजकल के दुनिया की बात करें कि ये है क्या, है ना, तो इसकी परिभाषा बदल जाती है, ठीक है। जैसे देखो, यह संचार का सबसे व्यापक और जटिल रूप है ना। अभी के समय में क्या हो गया है, जो वर्तमान समय चल रहा है, इस समय ये बहुत व्यापक हो गया, मतलब चारों बगल फैल गया है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है, ठीक है, जिसमें संचार की आवश्यकता ना पड़ती हो, है ना। तो ये बहुत व्यापक हो गया है और जटिल भी हो गया है। जब बहुत सारे क्षेत्र अगर जुड़ जाते हैं तो वो जाहिर सी बात है एक जटिल हो जाता है ना, उलझन जैसा हो जाता है। तो ये उलझन बन चुका है। जैसे आधुनिक युग में यह केवल सूचना का साधन नहीं है, बल्कि समाज का निर्माण करने और वैश्विक गांव यानी ग्लोबल विलेज की संकल्पना को साकार करने वाला मजबूत स्तंभ है ना। कहने का अर्थ ये है कि ये सिर्फ सूचना नहीं प्रदान कर रहा है, बल्कि जो अलग अलग क्षेत्रों में जो छोटे छोटे गांव हैं उसे वैश्विक बनाना है, यानी वैश्विक गांव बनाना है, शहरों से जोड़ना है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उन गांवों को जोड़ना है, ताकि वो क्या हो सके, अपने आप में संकल्प और साकार करने में मजबूती स्तंभ पा सके, है ना। कहने का तात्पर्य ये है। चलिए अगर बात समझ में, जैसे उदाहरण के लिए अमेरिका में होने वाले चुनाव के नतीजे सेकेंडों में भारत के लोगों तक इंटरनेट न्यूज़ चैनल के माध्यम से क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं, जिससे पूरी दुनिया एक गांव जैसी क्या हो गई है, जुड़ गई है ना। आपको पता होगा कि शहर के लोगों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन गांव के लोग क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। उसी तरह से आज के समय में मास कम्युनिकेशन यानी संचार जो व्यवस्था है वो आपस में जुड़ चुका है, ठीक है। गांव के लोग जैसे आपस में संबंध बना करके रहते हैं, ठीक है, प्रेम भाव से रहते हैं, वैसे ही क्या हो चुका है, आजकल की जो सूचनाएं हैं वो आपस में जुड़ चुके हैं, ठीक है, मास कम्युनिकेशन। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। वैश्विक स्तर की बात की जा रही थी। चलिए साथियों आगे देखते हैं। अब अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार हम परिभाषा देख लेते हैं, ठीक है, कि मास कम्युनिकेशन, ठीक है, बहुत सारे विद्वान हैं जो अपने अनुसार, है ना, इसे डिवाइड किए हैं, अपने अनुसार इसकी परिभाषा दिए हैं। जैसे पहला है आपके जॉर्ज, है ना, गर्बनर के अनुसार, ठीक है, गर्बनर के अनुसार, जो जॉर्ज गर्बनर है इसके अनुसार क्या कहते हैं, देखिए, जॉर्ज से याद रखिएगा जनसंचार, ठीक है। तो जनसंचार जन माध्यमों द्वारा सूचनाओं, विचारों और मनोरंजन के सार्वजनिक प्रसार की एक क्या है, संस्थागत प्रक्रिया है, ठीक है, क्या है, संस्थागत प्रक्रिया है, ठीक है, यानी इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस है। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पे सिंपल सी ये है कि जॉर्ज गर्बनर के अनुसार ये क्या कहना चाहते हैं कि इस बात पर जोर देते हैं कि जनसंचार कोई अकेले व्यक्ति नहीं कर सकता है, बल्कि इसके लिए संस्था यानी जैसे कोई मीडिया हाउस या न्यूज़ एजेंसी का होना ज़रूरी है। कोई एक व्यक्ति इसे नहीं, कहते हैं ना, कोई एक व्यक्ति इसे डील नहीं कर सकता। जैसे मान लो अगर आपको न्यूज़ बनाना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपके सामने एक कैमरामैन होना चाहिए, है ना, जो क्या करे, रिकॉर्डिंग करे, ठीक है, एक जो हो उसके सामने माइक लेकर के क्या करे, उस सारे घटनाओं को विस्तार से, है ना, एकत्रित करे, वहाँ के लोगों से बात करे,
तब जा कर के न्यूज़ तैयार होता है। उसके बाद क्या होता है कि न्यूज़ रूम में जा कर के अब उसे टीवी पे प्रसारित करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक एंकर होता है ना, जो न्यूज़ रूम में इस सारी घटनाओं को विस्तार से बताता है कि आखिर में ऐसा हुआ क्या, कौन सी बातें थी, है ना। तो वो कौन सा काम करता है साथियों, एंकर करता है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों की भूमिका होती, किसी एक की नहीं होती है ना। तो जॉर्ज गर्बनर के अनुसार ये कहना है। यहाँ तक बात समझ में आई तो बताओ साथियों, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या? एक बार फिर से देखते हैं कि जन संचार, है ना, जन माध्यमों द्वारा सूचनाओं, विचारों और मनोरंजन के सार्वजनिक प्रसार की एक संस्थागत प्रक्रिया है, ठीक है। यानी क्या था साथियों कि जन माध्यम, जन मतलब मैंने बताया क्या, लोगों का समूह, है ना, लोगों के माध्यम से या उनके द्वारा सूचनाओं को, विचारों और मनोरंजन के सार्वजनिक प्रसार की एक क्या है, संस्थागत प्रक्रिया है, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरे वैज्ञानिक क्या कहते हैं। दूसरे हैं जिनका नाम है डेनिस मैकवेल के अनुसार, है ना। किनके अनुसार साथियों, डेनिस मैकवेल के अनुसार देखते हैं तो जनसंचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत जन माध्यमों का उपयोग करके एक साथ बहुत बड़े यानी विषम और विभिन्न प्रकार के दर्शकों तक संदेश पहुंचाया जाता है, ठीक है। इनका भी वही कहना है, बस थोड़ी बोलने की जो लहजा है ना, जिसे हम लोग लहजा कहते हैं, वो बदल गया है ना। ये कहना चाहते हैं कि विषम दर्शकों पर बल देते हैं, जिसका मतलब है जानकारी प्राप्त करने वाले लोग अलग अलग जाति, धर्म, उम्र और पैसे के होते हैं, है ना। जो लोग न्यूज़ को सुन रहे हैं वो विभिन्न जाति से आते हैं, विभिन्न धर्म से आते हैं, विभिन्न उम्र के होते हैं, कोई बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, युवा है, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो इनका कहना ये है, ठीक है। चलिए तीसरा देखते हैं चार्ल्स राइट के अनुसार। किसके अनुसार साथियों, चार्ल्स राइट के अनुसार। इनका क्या कहना है, ध्यान से देखिए। ये परिभाषा देते हैं कि जनसंचार एक विशिष्ट प्रकार का संचार है जो बड़े पैमाने पर विषम और अनाम दर्शकों के लिए क्या होता है, निर्देशित होता है ना। विषम मतलब तो अभी हम लोगों ने समझा कि विषम किसके लिए प्रयोग होता है साथियों, तो बहुत सारे अलग अलग लोगों के लिए, ठीक है, जो एक नहीं होते, है ना, अलग अलग लोग होते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, इन के लिए किसी का जाति अलग है, किसी का धर्म अलग है, लेकिन सभी लोग क्या कर रहे हैं, इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब बात आती है अनाम की। अनाम क्या होता है, तो देखिए इसका अर्थ है कि संचारकर्ता यानी जो संदेश भेजने वाला व्यक्तिगत रूप से यह नहीं जानता कि उसका संदेश कौन कौन पढ़ या सुन रहा है। क्या अगर कोई न्यूज़ वाला टीवी रूम से या अपने मीडिया हाउस से अगर इस चैनल से अपनी क्या कर रहा है, न्यूज़ को प्रसारित कर रहा है या समाचार को प्रसारित कर रहा है, तो क्या उसे पता है कि इसे हिंदू लोग ही देखेंगे, मुसलमान ही देखेंगे, सिख ही देखेंगे, ईसाई ही देखेंगे? कोई परस्पर बातें तो नहीं पता है ना। तो इसके लिए कहते हैं अनाम है वो, मतलब उसकी कोई जानकारी नहीं है, उसका नाम ही नहीं है ना। ये कहने का तात्पर्य था यहाँ पे। उम्मीद करते हैं साथियों यहाँ तक तो बात आपको बिल्कुल एकदम क्लियर होगा और स्पष्ट होगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं हम लोग स्वरूप की, है ना। इस पे ध्यान दीजिएगा, है ना। इसकी नेचर क्या है, आंतरिक माध्यम की अनिवार्यता, ठीक है, यानी आंतरिक माध्यम के अनिवार्यता कहने का तात्पर्य है साथियों इसके स्वरूप, है ना। इसके अंदर की बातें हम लोग अब देखते हैं क्या क्या है, ठीक है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, जनसंचार में प्रेषक यानी जो बात करता है, जैसे ईमेल आईडी आप लोग अगर खोलेंगे तो उसमें आपको नज़र आता होगा प्रेषक, ठीक है। प्रेषक क्या होता है, जो मुख्य रूप से आप होते हैं ना, या बोलने वाला होता है, ठीक है। तो न्यूज रूम में जो बोलने वाले होते हैं उसकी बात की जा रही है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, तो जनसंचार में प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच आमने सामने का संपर्क नहीं होता, है ना। सूचनाओं को दूर तक पहुंचाने के लिए प्रिंटिंग प्रेस, रेडियो तरंगों और सैटेलाइट या इंटरनेट जैसे तकनीकी माध्यमों का होना अनिवार्य है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो एंकर होता है या जो न्यूज़ इकट्ठा करता है उसका और जिसके यहाँ से न्यूज़ लिया जाता है, उन दोनों का आपस में कोई तालमेल नहीं होता, है ना। ये तो बात बिल्कुल सही है कि वो बिल्कुल अनजान व्यक्ति होते हैं, ठीक है। उनके यहाँ जा कर के ये क्या करेंगे, न्यूज़ वगैरह एकत्रित करते हैं। अब उस सूचना को अगर लोगों तक फैलाना है
ठीक है, यानी पहुंचाने के लिए इसमें कौन कौन से रोल होते हैं, तो इसके जो स्वरूप में आते हैं देखिए, पहला क्या है, प्रिंटिंग प्रेस, जहाँ जा कर के वो प्रिंट होगा। फिर क्या है, रेडियो तरंगे, है ना, जिसके माध्यम से क्या होता है, ये एक जगह से दूसरे जगह प्रसारित होता है। और उसी में आता है सैटेलाइट और इंटरनेट। ठीक है, ये सब क्या है, तकनीकी माध्यम है ना। इसका इस्तेमाल करके क्या होता है, इन सूचनाओं को एक जगह से दूसरे जगह पे प्रसारित किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, यदि आप किसी हॉल में 100 लोगों को बिना माइक के संबोधित कर रहे हैं तो वह जनसंचार नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर एक हॉल में 1000 लोग बैठे हुए हैं, है ना, एक हॉल में अगर 1000 लोग बैठे हुए हैं तो क्या आपकी आवाज़ 1000 लोगों तक पहुंच सकती है? बिल्कुल नहीं पहुंच सकती। इसीलिए यहाँ कहा गया है बिना माइक का अगर आप क्या करते हैं, अपनी बातें अगर वहाँ पे रखते हैं तो वो बिल्कुल भी जनसंचार नहीं होगा, क्योंकि वो कुछ ही लोग सुन पाएंगे। लेकिन जनसंचार किसे कहते हैं, जब पूरा समूह इस बात को सुने, है ना। चलिए, तो वही यहाँ कहने का अर्थ है। लेकिन यदि वही भाषण रेडियो के माध्यम से प्रसारित हो तो वह जनसंचार है ना। क्या है साथियों, वो जनसंचार है। आई बात समझ में कि नहीं? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जनसंचार की बातें समझ में आ रही होगी। इसके स्वरूप के बारे में हम लोग और देख लेते हैं। ठीक है, जो संस्थागत व्यवस्था होता है ना, इसमें कौन कौन से लोग होते हैं, क्या करते हैं, क्या भूमिका होती है, यही सारी चीज़ें लिखनी होती है। चलो देखो, जैसे यह किसी एक व्यक्ति के बस का कार्य नहीं है, ये हम लोगों ने देखा। ठीक है, इसके पीछे एक जटिल संगठनात्मक ढांचा यानी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन सिस्टम काम करता है ना। क्या साथियों, इंस्टीट्यूशनलाइज सिस्टम काम करता है, जिसमें भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है ना। मतलब छोटे मोटे लोग इसे नहीं कर सकते, लेकिन आज की ढांचा बदल चुकी है, अभी की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये न्यूज़ एजेंसियों की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें छोटे मोटे लोग इसमें कार्य नहीं कर सकते। अब जैसे देखिए, उदाहरण के लिए एक समाचार पत्र, है ना, जो न्यूज़पेपर होता है उसकी बात की जा रही है, को तैयार करने के लिए और छापने के लिए रिपोर्टर, संपादक, कैमरामैन, डिजाइनर और प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटरों की एक पूरी टीम काम करती है ना। अगर एक न्यूज़ अगर छापना है तो उसके लिए कौन कौन से लोग होते हैं, बात समझ में आ रही है? देखिए, एक समाचार पत्र को छापने के लिए या तैयार करने के लिए बहुत सारे लोगों का इसमें रोल होता है। जैसे रिपोर्टर होते हैं, संपादक होते हैं, कैमरामैन होते हैं, डिजाइनर होते हैं, प्रिंटिंग मशीन होते हैं, ऑपरेटर। प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर मतलब जो मशीन को क्या करे, ऑपरेट करे। ठीक है, पूरी टीम काम करती है, तब जा करके एक अखबार निकलता है। चलिए, और इसके रूप के बारे में जान लेते हैं, स्वरूप के बारे में। ठीक है, जो सार्वजनिक संदेश देता है ना। जैसे जनसंचार के जरिए भेजा गया संदेश पूरी तरह से सार्वजनिक होता है, यानी सभी लोग उसे आराम से देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि निजी होता है। निजी मतलब समझते हैं ना, किसी पर्सनल के लिए, वो सभी लोगों के लिए होता है ना। यहाँ इमेज में आप देख पा रहे होंगे, जैसे यहाँ से एक संचार प्रसारित हो रहा है, सभी लोगों के पास पहुंच रहा है। कोई जाति, धर्म, भेदभाव, स्त्री, पुरुष, बूढ़ा, बच्चा, कोई भेदभाव नहीं कर रहा है ना। तो ये कहने का तात्पर्य है। चलिए, उम्मीद करते हैं। यहाँ देखिए, उसके बाद यह किसी व्यक्ति विशेष या निजी समूह के लिए नहीं होता, बल्कि समाज के हर उस व्यक्ति के लिए खुला है जिसका माध्यम मतलब जिसके माध्यम तक पहुँच है ना। क्या है, जिसके माध्यम तक पहुँचे, मतलब ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है, हर एक लोग इसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे प्रधानमंत्री की बात, है ना, किसकी बात, प्रधानमंत्री के मन की बात, है ना। कार्यक्रम पूरे देश के नागरिकों के लिए खुला संदेश है, जबकि व्हाट्सएप पर किसी एक दोस्त को भेजा गया मैसेज जनसंचार नहीं है साथियों। सिंपल सी बात है। अगर मोदी क्या कर रहे हैं, मन की बात कर रहे हैं, तो वो पूरे देश के लोगों से कर रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे अभी बात किसी और की होगी। ठीक है, प्रधानमंत्री जैसे मन की बात अभी करते हैं तो वो पूरे ये देश के लोगों के लिए होता है ना कि किसी एक स्पेसिफिक के लिए। और अगर आप किसी को व्हाट्सएप पे अगर मैसेज करते हो तो वो पर्सनल होता है ना कि निजी। तो इसीलिए ये सार्वजनिक कहने का अर्थ ये है कि इसका रूप क्या होता है, व्यापक होता है। इसे किसी भी क्षेत्र में रोका नहीं जा सकता, है ना, या कोई निजी क्षेत्र नहीं होता इसके लिए। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, तो उम्मीद करते हैं आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्वरूप द्वारपालक की भूमिका, है ना। ये क्या करता है, इसका जो स्वरूप है
आगे की पॉइंट क्या बता रहा है, द्वारपालिका की भूमिका निभाती है ना। कैसे, अब ध्यान दो। जैसे आप क्या करते हो, कोई न्यूज आया, ठीक है, कोई न्यूज आप देख रहे हो, ठीक है, अब वो न्यूज सही है, गलत है, या बहुत पुराना न्यूज है जिसे आज प्रसारित किया जा रहा है, इन चीज़ों के बारे में आपको कैसे पता चलेगा? आपको तो जो दिखाया जा रहा है आप तो वही देखोगे, ठीक है। अगर आप पहले नहीं देखे हो और मान लो वो न्यूज़ पुराना है तो आपको लगेगा ना कि हाँ ये तो अभी का फैला हुआ न्यूज़ है ना। ऐसा होता है, ठीक है, मिसलीड किया जाता है आप लोगों को। तो इस चीज़ की क्या की जाती है, खासियत एकदम रखी जाती है, जिसे कहते हैं गेट कीपर या द्वारपालिका के रूप में, है ना, द्वारपाल के रूप में। चलिए कैसे ये काम करता है ध्यान देते हैं ना। जनसंचार के माध्यम से यानी गेट कीपर होते हैं, कोई भी सूचना सीधे जनता तक नहीं पहुंचती, उसे पहले इन गेट कीपर्स द्वारा ढांचा यानी जांचा जाता है, छाना जाता है और संपादित किया जाता है पहले, ठीक है। न्यूज़ चैनल वालों के पास आएगा, है ना, जो मीडिया में काम कर रहे हैं उनके पास आएगा, वो क्या करेंगे, इसको जांचेंगे, इसके बारे में जांचेंगे, ठीक है, कितना सही है कितना गलत है, ठीक है। उसके बाद इसके बारे में वो क्या करेंगे, इसकी छानबीन करेंगे, सही है गलत है या नहीं है, उसके बाद इसको प्रसारित करेंगे, ठीक है। चलिए उदाहरण के लिए जैसे हम लोग देखते हैं, ठीक है, न्यूज़ चैनल का संपादक, है ना, जो एडिटर होता है, वो क्या करता है, यह तय करता है कि कौन सी खबर टीवी पर दिखाई जाएगी और कौन सी नहीं। सिनेमा के लिए, ठीक है, सेंसर बोर्ड, है ना, जो गेट कीपर का काम करता है, ठीक है, सिनेमा के लिए सेंसर बोर्ड क्या करता है, गेट कीपर का काम करता है। यानी न्यूज़ चैनल वाले क्या करेंगे कि वो सही है या नहीं है, इस तत्परता की जांच करेंगे, उसके बाद इसे लाइव प्रसारित करेंगे। आई बात यहाँ तक समझ में? उम्मीद करता हूँ तो गेट कीपर का काम क्या होता है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं इसकी विशेषता क्या है ना। हम लोगों ने क्या क्या देखा, परिभाषा देख लिया, स्वरूप देख लिया, अब हम लोग देखते हैं इसकी विशेषता, ठीक है, यानी जनसंचार की विशेषता क्या क्या है। तो जनसंचार की विशेषता में पहला जो है, पहला पॉइंट जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है क्या साथियों, तो वो है आपका विशाल और विषम श्रोता वर्ग, है ना, विशाल और विषम श्रोता वर्ग। विषम का तात्पर्य तो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, विषम किसे कहते हैं, हाँ चलिए बात समझ में आई होगी आपको। चलिए तो क्या इसकी बात की जा रही है, विशाल मतलब बहुत सारे लोगों की बात कर रही है, बहुत विभिन्न क्षेत्रों की बात की जा रही है। अब विषम मतलब किसी स्पेसिफिक की बात नहीं की जा रही है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, विभिन्न जातियों के, समुदाय के, छोटे बड़े बुजुर्ग, इन लोगों की बात की जा रही है, ठीक है। देखिए जनसंचार का दर्शक वर्ग केवल बड़ा यानी वेस्ट ही नहीं होता, है ना, बल्कि विषम, है ना, भी होता है, यानी इसमें समाज के हर तबके के लोग शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए टीवी पर आ रहे रामायण या कौन बनेगा करोड़पति को एक ही समय पर एक डॉक्टर, एक किसान, एक छात्र और एक बुजुर्ग महिला, है ना, देख रहे होते हैं। कहने का तात्पर्य है वो विभिन्न उम्र के भी होते हैं और कैसे पैसे के लोग, है ना, और विभिन्न पैसे के भी लोग होते हैं, अलग अलग क्षेत्र के लोग होते हैं, कोई अमीर है कोई गरीब है। तो सारे लोग क्या करते हैं, इस जो टीवी पे जो टेलीकास्ट हो रहा था उस चैनल पे इन लोग सभी लोग मिल करके देख रहे थे, तो इसकी बात की जा रही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है इसकी विशेषता में, कि श्रोताओं की गुमनामी, है ना, किसकी, श्रोताओं की गुमनामी, यानी जनसंचार में गुमनामी एनोनिमिटी होती है। ये संचारकर्ता अपने लाखों दर्शकों को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता है और दर्शक भी एक दूसरे से पूरी तरह से अपरिचित होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि एक न्यूज़ चैनल से कोई न्यूज़ प्रसारित हुआ, है ना, वही बात हो गई कि बहुत सारे लोग इसे देख लिए, है ना, बहुत सारे देश के लोग देख लिए, तो क्या ये जो यहाँ से जो न्यूज़ को जो प्रसारित किया, क्या इन लोगों को ये जानेगा, स्पेसिफिक जानेगा, बिल्कुल नहीं जानेगा, है ना। या ये लोग बहुत सारे यहाँ पर जो लोग थे क्या एक दूसरे को जानेंगे, बिल्कुल नहीं जानेंगे, है ना। ये भी एक दूसरे से क्या रहेंगे, अनजान रहेंगे, है ना। लेकिन वो जो घटना का जो न्यूज़ प्रसारित हुआ था सभी लोग इसे देख सकते हैं। यहाँ तक तो बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं उदाहरण के जरिए, ठीक है। जब कोई एंकर टीवी पर न्यूज़ पढ़ रहा होता है तो वह आपको व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता,
है ना, और ना ही आप यह जानते हैं कि आपके अलावा और कौन कौन यह न्यूज़ देख रहा है। ये बात आपको भी नहीं पता चलता, ना ही न्यूज़ वाले को जो न्यूज़ वहाँ से प्रसारित कर रहे हैं, एंकर जो न्यूज़ पढ़ के सुना रहा है आपको, है ना, ये बातें किसी को नहीं पता चलती। ठीक है, ये प्राइवेट रहती है, श्रोताओं की गुमनामी रहती है इसमें। तो विशेषता समझ में आ रही है? दो विशेषता मैंने बता दिया, पहला विशाल और विषम होता है, दूसरा मैंने क्या बताया, श्रोताओं की गुमनामी होती है। चलिए तीसरा विशेषता पे आते हैं। तीसरा विशेषता क्या कहता है, तीव्र गति और व्यापक पहुंच, यानी ये बहुत तीव्र गति से फैलती है और व्यापक पहुंच, बहुत सारे क्षेत्रों तक पहुंच जाती है ये, है ना, कोई इसका क्षेत्र नहीं है निर्धारित कि यहीं तक जाएगा, पूरे विश्व तक ये प्रसारित हो जाती है। चलिए, जनसंचार में सूचनाएं प्रकाश की गति से फैलती है। किसी भी घटना की जानकारी पलक झपकाते ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच जाती है ना, यानी प्रकाश की स्पीड आपको पता है ना कितना, 3.8 × 10, ठीक है, यही ऐसे ही है कुछ, ठीक है। तो इसकी क्या होती है, ये प्रकाश के स्पीड के माध्यम से यहाँ पर पहुँचती है। कहने का तात्पर्य ये है ना, मतलब जैसे प्रकाश जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड जैसे भागता है ना, ठीक है, इतनी तेज़ी से भागता है, उसी प्रकार से अगर कोई न्यूज़ यहाँ से निकला ना, ठीक है, मान लो यहाँ से इस पॉइंट से कोई न्यूज़ निकला, तो वो जैसे इस पॉइंट से निकल रहा है, इमेज में देख पा रहे हैं, वो सारे क्षेत्रों में क्या हो रहा है, प्रसारित हो जा रहा है ना, कोई स्पेसिफिक ढांचा नहीं है कि वो यहीं तक जा कर के रुकेगा। आ रही है बात समझ में? तो बताइए, यस, यहाँ तक बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके लिए कोई भी सटीक निर्धारित और कोई कहते हैं ना निर्धारित क्षेत्र नहीं होता, ठीक है, ये बिल्कुल व्यापक है, इसकी कोई सीमा नहीं होती है, ठीक है। तो ये था आपका तीसरा पॉइंट, क्या था साथियों, इसकी विशेषता का ये था तीसरा पॉइंट, तीव्र गति और व्यापक पहुँच। चलिए चौथा पॉइंट देखते हैं हम लोग, और क्या है चौथा पॉइंट, तो प्रतिक्रिया का अभाव या देरी, ठीक है, प्रतिक्रिया का अभाव का देरी, यानी कहने का तात्पर्य यह है, अगर आप किसी, मान लो आप रेडियो पे न्यूज़ सुने या समाचार पत्र में न्यूज़ देखे, तो ये जो न्यूज़ प्रसारित कर रहा था, ठीक है, उसके पास तुरंत फीडबैक नहीं पहुंचता है कि लोगों पे इसका क्या प्रभाव पड़ा, कैसे लोग इसके लिए रिएक्ट करते हैं, ठीक है, इन चीज़ों का तुरंत प्रभाव नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। इसकी बात की जा रही है, यानी प्रतिक्रिया, लोगों द्वारा सुनने के बाद, देखने के बाद कोई प्रतिक्रिया आती है तो उसे लोग तुरंत नहीं बता पाते, है ना, अपनी अभाव को तुरंत नहीं दे पाते, ठीक है। चलिए इसका कारण क्या है देखते हैं। तो पारंपरिक जनसंचार में, यानी पारंपरिक जनसंचार में तुरंत फीडबैक, डिले, जो कहते हैं डिलेड फीडबैक नहीं मिलता। संचार को यह तुरंत पता नहीं चलता कि दर्शक को बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। जो एंकर था, जो न्यूज़ प्रसारित कर रहा था, उसको ये बात तुरंत नहीं पता चलता है कि उसने जो बात बताई है वो आम लोगों को बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए अखबार में छपे किसी लेख, जो आर्टिकल पर पाठकों की क्या राय है या लेखक को तुरंत नहीं बल्कि कई दिनों बाद संपादक के नामपत्र के माध्यम से पता चलता है ना, किसके, तो संपादक के नामपत्र के माध्यम से पता चलता है, ठीक है, मतलब बहुत दिनों बाद ये बात पता चलता है। चलिए इसकी विशेषता क्या क्या है, और इसमें पांचवा पॉइंट देखिए, ठीक है, स्पष्ट और सर्वमान्य भाषा, ठीक है, यानी जो भाषा रहेगा बिल्कुल एकदम आम बोलचाल की भाषा रहेगी, ठीक है, जिस क्षेत्र में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसी भाषा में वहाँ पे उस न्यूज़ को पहुंचाया जाएगा, ठीक है। जैसे चूँकि श्रोता वर्ग विविध होता है, इसलिए जनसंचार की भाषा बहुत ही सरल, सहज और संप्रेषणीय होनी चाहिए, ताकि कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी संदेश को आसानी से समझ सके, है ना। यानी जनसंचार का माध्यम ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल एकदम सरल भाषा में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए साथियों, तो सरल भाषा में होनी चाहिए, ताकि कम पढ़ा लिखा लोग भी इसे क्या कर सके, आसानी से समझ सके, ठीक है। ये कहने का तात्पर्य है, ये भी इसकी क्या है, एक विशेषता है, ठीक है। जब भी कोई न्यूज़ एंकर जब अपनी बातें जब रखता है तो वो क्या करता है, बिल्कुल एकदम सरल भाषा में उसे प्रस्तुत करता है, ठीक है। चलिए देखिए पॉइंट, अगर हम लोग देखें यहाँ पे उदाहरण के तौर पे, तो न्यूज़ चैनल कठिन शब्दों जैसे वृष्टि और अतिवृष्टि, इन दोनों का अर्थ होता है, वृष्टि का अर्थ होता है जैसे बारिश होता है, साधारण सा बारिश, और अतिवृष्टि यानी बहुत विशाल बारिश जो बाढ़ ले आए, क्या ले आए साथियों, बाढ़ ले आए, इसकी बात की जा रही है,
ठीक है। तो वृष्टि और अतिवृष्टि के बजाय बारिश या भारी बारिश जैसे आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करते हैं ताकि हर दर्शक आसानी से समझ सके। ठीक है, तो आई बात समझ में, क्या है कि नहीं है सो। चलिए, तो यहाँ तक बात समझ में आई होगी। आगे अब इसके उद्देश्य की बात करते हैं, है ना, कि जनसंचार का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो जनसंचार के उद्देश्य में जो पहला उद्देश्य आपका बनता है वो सूचना प्रदान करना, है ना। सूचना प्रदान करना यानी लोगों तक सूचना पहुंचाना, यही उद्देश्य है। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। ठीक है, समाज को पर्यावरण, राजनीति, अर्थव्यवस्था और विश्व की हर छोटी बड़ी घटना से अवगत कराना जनसंचार का प्राथमिक उद्देश्य है। यह समाज की निगरानी, है ना, का कार्य करता है। ठीक है, यानी कहते हैं ना सीसीटीवी का काम करता है, सर्वेलेंस का काम करता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए मौसम विभाग द्वारा तूफान की चेतावनी देना, चुनाव के परिणाम बताना या शेयर बाजार के उतार चढ़ाव की जानकारी देना जनसंचार का सूचनात्मक कार्य है। आई बात यहाँ तक समझ में, तो बताओ बिल्कुल यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, जैसे ये पूरा विश्व है ना, विश्व पे क्या है कि सारी बातें आप अगर यहाँ पे कोई घटना होने वाली है तो पूरे विश्व में पहुँच गई। ठीक है, समुद्र तट के किनारे अगर बाढ़ आने वाला है तो वहाँ से लोगों को तुरंत वहाँ से हटाया जा सकता है, लोगों को सूचना पहुँचाया जा सकता है। तो ये है जनसंचार का पहला काम। आई बात समझ में, तो बताओ साथियों, यस, यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, आगे देखो इसकी उद्देश्य में जो दूसरा पॉइंट बनता है हम लोगों का, क्या, शिक्षित और जागरूकता बनाना। ठीक है, लोगों को क्या करना है, शिक्षित करना है और जागरूक करना है। यह समाज के लिए एक अनौपचारिक शिक्षक यानी इनफॉर्मल टीचर का कार्य करता है। जनसंचार जनता को स्वास्थ्य, कृषि, विज्ञान और उनके अधिकारों के प्रति निरंतर जागरूकता करता है। ठीक है, जनसंचार क्या करता है, लोगों को निरंतर मतलब औपचारिक नहीं बल्कि अनौपचारिक शिक्षा देता है। औपचारिक क्या होता है, जिसे हम लोग स्कूल में जा करके या कॉलेजों में जा करके अध्ययन करके प्राप्त करते हैं, लेकिन अनौपचारिक क्या होता है, जो हमें समाज से मिलता है या किसी भाषा, अगल बगल में कोई वीडियो वगैरह देख लिए, मूवी वगैरह देख लिए, उन सारी चीज़ों से जो हमें शिक्षा मिलती है उसे हम लोग अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। ठीक है, तो जो न्यूज वाले होते हैं ना, यानी जनसंचार का जो काम करते हैं वो अनौपचारिक शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए पोलियो उन्मूलन अभियान, 2 बूंद जिंदगी की, स्वस्थ भारत अभियान के विज्ञापन या किसानों के लिए टीवी पर कृषि दर्शन कार्यक्रम दिखाना, ये सारे क्या हैं साथियों, तो जागरूकता फैलाना है। ठीक है, लोगों में सारी बातें पहुंचाना है कि आम जनता तक ये सारी बातें आसानी से पहुंच सके। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो शिक्षित करना और लोगों को जागरूक करना। ठीक है, सूचना प्रदान करना लोगों को, आम जनता तक। ठीक है, 2 पॉइंट हम लोगों ने देखा। तीसरा जो पॉइंट है साथियों बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए मनोरंजन करना, है ना। तीसरा क्या है, मनोरंजन करना। तो आधुनिक जीवन के तनाव और थकान को कम करने के लिए जनसंचार मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन बनना है। ठीक है, सबसे बड़ा साधन है जो इंटरटेनमेंट हम लोग को मिलता है। ठीक है, किसके माध्यम से, जनसंचार के माध्यम से। मान लो जैसे ये आप देखे होंगे बच्चों को, ठीक है, क्या करते हैं आजकल टीवी पे बहुत सारे कार्टून प्रसारित होने लगे हैं, तो इन सारी चीज़ों से क्या करते हैं, उनका थोड़ा मनोरंजन हो जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे सिनेमा घरों में नई फिल्में रिलीज होना, टीवी पर कॉमेडी शो जैसे कपिल शर्मा शो आना, रेडियो पर संगीत सुनना या आईपीएल क्रिकेट मैच का लाइव प्रसारण, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, हमारे लिए मनोरंजन का काम करते हैं। ठीक है, यहाँ तो हम लोगों ने देखा पहला कि सूचना प्रदान किया। ठीक है, उसके बाद हमें शिक्षा देने का काम किया, जागरूकता फैलाने का काम किया। उसके बाद हम लोग जब बहुत जीवन में थके हारे आ जाते हैं तो क्या करता है, ये मनोरंजन का काम करता है। ठीक है, चलिए इसका जो चौथा पॉइंट है इसे ध्यान से देखिए, जनमत का निर्माण, है ना। जनमत यानी लोगों का मत, किसका मत साथियों, लोगों का मत का निर्माण करता है ये। जैसे लोकतंत्र में मीडिया किसी भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर बहस शुरू करके जनता की राय को क्या करते हैं, आकार देता है। यह क्या है, सही और गलत के बीच फर्क करने में मदद करता है। ठीक है, जैसे 2 लोग मिलकर के क्या कर रहे हैं, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, कि ये होना चाहिए, नहीं ये नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, तो ये दोनों मिलकर के जो बहस कर रहे हैं वहाँ पे जनता की राय मांगी जाती है कि कौन व्यक्ति सही है। ठीक है, तो ये है जनमत का निर्माण।
ठीक है, लोगों से इसकी मत पूछी जाती है। आई बात समझ में? उदाहरण के लिए जब न्यूज़ चैनल भ्रष्टाचार या महंगाई पर प्राइम टाइम डिबेट, ठीक है, आयोजित करते हैं तो इससे दर्शकों के मन में सरकार के प्रति एक राय बनती है कि क्या सरकार हमारे लिए सही कार्य कर रही है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, इसके पीछे का कारण क्या है। अगर वो वास्तविक है तो ठीक है, जनता स्वीकार करेगा, अगर नहीं है तो फिर जनता अस्वीकार कर देगा उसे। ये सारी बातें होती है, ठीक है। चलिए, इसका जो उद्देश्य होता है और ठीक है, सांस्कृतिक हस्तांतरण, ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि सांस्कृतिक ये हस्तांतरण कहने का ट्रांसफ़र, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव है इसमें ये भी आता है। 5वां पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारे लोगों की संस्कृति चलती आ रही है वो किसके कारण चलती आ रही है। अगर हमारे पास नॉलेज नहीं होता तो धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन के थ्रू आ रहा है, ठीक है, जनसंचार के लोगों के थ्रू आता है, ठीक है। जैसे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक और एक समाज से दूसरे समाज तक संस्कृति, मान्यताओं, परंपराओं और इतिहास को सुरक्षित रखने और पहुंचाने का काम कौन करता है? जनसंचार करता है। उदाहरण के लिए भारत के प्राचीन मंदिर या त्योहारों जैसे दिवाली, होली पर बनी क्या डॉक्यूमेंट्री फिल्म जब पूरी दुनिया में दिखाई जाती है तो हमारी संस्कृति का क्या होता है? वैश्विक प्रचार होता है या प्रसार होता है, ठीक है। तो ये किसकी बात की जा रही है, किसके थ्रू होता है? जनसंचार के थ्रू होता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ में आई होगी, ठीक है। ये आपका लास्ट पॉइंट है, ठीक है, छठा, राष्ट्रीय एकता और सामाजिकरण, ठीक है, राष्ट्रीय एकता और सामाजिकरण। यह विभिन्न वर्गों, जातियों और समुदाय के बीच क्या करता है? वैचारिक पुल का निर्माण करता है जिससे व्यक्तियों का सामाजिकरण होता है और राष्ट्रीय अखंडता मजबूत होती है ना। यानी लोग आपस में मिलते हैं किसके कारण? तो जनसंचार के कारण, ठीक है। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की परेड का लाइव प्रसारण कश्मीर से कन्याकुमारी तक देखा जाता है, जो पूरे देश के नागरिकों में देशभक्ति और एकता की भावना को क्या करता है? जगाता है, ठीक है। ये किसके थ्रू होता है? जनसंचार के थ्रू होता है साथियों, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई तो बताओ यस, ठीक है। ये देखो इसकी निष्कर्ष हम लोग देखते हैं कि क्या कहता है ना। जनसंचार का निष्कर्ष पे हम लोग जब आते हैं तो जनसंचार केवल एक तकनीकी या आंतरिक प्रतिक्रिया मात्र नहीं है, बल्कि यह मानव समाज के बौद्धिक विकास, वैश्वीकरण और लोकतांत्रिक मूल्यों का सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिसे हम चौथा स्तंभ कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? चौथा स्तंभ कहते हैं। आप लोगों ने पत्रकारिता पढ़ा था तो पत्रकारिता इसी का बस एक हिस्सा है ना। पत्रकारिता इसका एक हिस्सा है, ठीक है। किसका? तो जनसंचार का, है ना। तो इसीलिए कहते हैं इसके निष्कर्ष पे जब हम लोग आते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि ये है क्या? पूरी विशाल, ठीक है, यानी इसका जनसंचार केवल तकनीकी या आंतरिक प्रतिक्रिया का मात्र नहीं है, बल्कि मानव समाज के लिए बहुत ही लाभदायक है ये। जैसे उनकी बुद्धि का विकास हो गया, वैश्वीकरण हो गया, लोकतांत्रिक मूल्यों की पहचान करना हो गया, या ये क्या है? सबसे अत्यधिक लोगों में जुड़ाव पैदा करता है, ठीक है। इसकी जो प्रासंगिकता है, इसका गहन अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि समाज कैसे सोचता है और प्रतिक्रिया देता है। जनसंचार के बिना किसी भी आधुनिक, पारदर्शी और विकासशील समाज की कल्पना असंभव है ना। तो उम्मीद करते हैं साथियों आज की जो ये लेक्चर थी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जिनके भी एग्ज़ाम में जनसंचार से प्रश्न बनने वाले हैं ना, ठीक है, उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों, है ना। किससे? जनसंचार से, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इसे आप लोग अच्छे से, और आपको भी अच्छा लगा होगा। इस सारे पॉइंट मैंने एक एक करके डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको चैनल पे अगर ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है, जो टीचिंग के लिए जो आपके प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है, द हिंदी वाइब पाठशाला, इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और जुड़े रहें हमसे, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में या आगे के लेक्चर में।